नमस्कार मित्रों, मैं अभिनंदन पांडे आपका स्वागत करता हूँ अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं केवीएस टीजीटी संस्कृत टियर 2 का सिलेबस, है ना? सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या 10 दिनों में हम इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। देखिए टियर 2 का जो आपका एग्ज़ाम है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। आप ऑब्जेक्टिव के लिए पहले से प्रिपेयर हो, ऐसा तो है नहीं आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है। डिस्क्रिप्टिव को लेके क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, ये हम आपसे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस, स्टार्ट करते हैं। हमारा है पहला व्याकरण भाग का में, जिसमें शब्दरूप है, शब्दरूप में राम है, मति है, मतलब अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है ना? ऋकारांत है, ठीक है। इसके अलावा पथिन हो गया, विध्वंस हो गया, सर्व, किम, तत्, एतत्, इदम, अस्मत्, युष्मत्, है ना? धातु रूप है हमारे पास पठ, पच, भू, क्री, अस, अद, हन, द्यु, तनु, तुद, रुध, क्री, चुर, सेव, लव, है ना? ये लट लकार, लंग लकार, लुट लकार और विधिलिंग लकार, यानी 5 लकारों में है। इसके अलावा हमारे पास है कारक, जिसका परिचय है षट कारकों का परिचय, सब सातों व्यक्तियों का परिचय। तो इस पे भी एक नज़र मार ली जाएगी। प्रमुख प्रत्यय हैं अक्त्वा, तुमुन, ल्याप, सत, सानच, अक्ता, अक्त्वतु, अनियत, तब्यत, तब्य, त्वा, तल, ठक, मतुप, टाप, गीप, है ना? गीप है यहाँ पे। फिर अव्यय है हमारे उच्चय उच्चई, च, स्वः, हा, अध, अध, अद्य है ये, इसको अध को सही कर लीजिएगा। अध भी है एक प्रत्यय, अद्य, अत्र, तत्र, पत्र, कुत्र, इदानीम, अधुना, संप्रति, सांप्रतम, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्, है ना? ये तो अव्यय हो गए हमारे। संधि में है हमारी स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि। व्यंजन संधि में जसत, अनुस्वार और प्रश्रवण को लिया हुआ है। विसर्ग संधि में उत्, रत्व, सत्व, विसर्ग, लोप और विसर्ग के स्थान पर जो भी आदेश होते हैं उसके। समास में हमारे पास 5 समास हैं हमारे, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिग्धय और बहुव्रीहि और द्वंद्व, है ना? फिर उपसर्ग हमारे 22 के 22 लिया हुआ है। संख्याएं 100 तक लिया हुआ है, जिसमें पुल्लिंग भी होगा, स्त्रीलिंग भी होगा और नपुंसकलिंग भी होगा, ठीक है? वाक्य रचना में इन्होंने रखा है कि निर्धारित व्याकरण बिंदुओं के प्रयोग पर आधारित शुद्ध अशुद्ध निर्णय, है ना? तो मतलब पार्ट में आपको वाक्य दे देगा, उसके बाद पूछेगा ये शुद्ध है या अशुद्ध है। और ये अगर हो सकता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर इस चीज को रखेगा तो इस प्रकार से रख सकता है कि इन वाक्यों को शुद्ध वाक्य के रूप में परिवर्तित करें, या कर्त वाक्य को कर्म वाक्य में परिवर्तित करें, है ना? जैसे हम इंग्लिश में करते हैं एक्टिव पैसिव, ठीक है? अपठित अवबोधनम, है ना? यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वर्क जरूर खेल करेगा, आपको अवबोधन देगा और उसी से करवाएगा। अपठित अनुच्छेदों का अवबोधन, अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर, है ना? लोक संस्कृत निबंध, इस इसने अगर इस चीज को रखा हुआ है, देखिए केवीएस के बारे में एक चीज तो क्लियर है कि वो अपने डिस्क्रिप्टिव सिलेबस से बाहर नहीं जाता। जैसे लास्ट वाले एग्जाम में उसने बोला था कि एनसीईआरटी के लेवल का है ना? ऑब्वियस सी बात है, केवीएस में आप अगर टीचर हो रहे हो तो 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए हो रहे हो, 10वीं क्या 12वीं मान के चलो, क्योंकि केवीएस में पीजीटी का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, टीजीटी संस्कृत का ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर 12वीं में कोई बच्चा संस्कृत ले भी रहा है तो उसको पढ़ाने वाला अध्यापक टीजीटी ही है ना? तो इतना तो फिक्स है कि अगर वो पूछेगा तो वो उन बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से पूछेगा, है ना? आपका जो ज्ञान है हो सकता है आप यूजीसी नेट इत्यादि के स्तर का ज्ञान रखते हो, पर वहां पे उस ज्ञान की आवश्यकता ना के बराबर होने वाली है। बच्चों को समझाना है सरल भाषा में। तो याद रखिएगा, जब भी आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करेंगे, लिखने की तैयारी करेंगे, तो आपको अपनी भाषा वैदुष्यता को ना दिखाकर सरल बोधगम्य संस्कृत का प्रयोग करना है। ठीक है? तो लघु संस्कृत निबंध, संस्कृत भाषा, साहित्य, संस्कृत से संबंधित किसी कुछ भी टॉपिक हो सकता है, संस्कृत भाषा भी हो सकता है, साहित्य, और साहित्य इतना विशाल है हमारा, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके 2-3 चीज़ों को, जैसे कई परीक्षक को ही उसने क्या कहते हैं बोल दिया क्या कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक के 4 श्लोकों का आप क्या कहते हैं, वर्णन कीजिए या अपनी दृष्टि से बताइए कि क्या महत्व है ना? अब आप श्लोक चतुष्टय के बारे में बता दीजिए उन्हें। मान लीजिए पूछ लिया कि अभी हम रिसेंटली हम लोग प्रतिभा नाटक पढ़ रहे थे ना, तो भास के क्या कहते हैं नाटक संयोजन को अपने शब्दों में बताइए। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको भाषा वैदुष्यता से ज्यादा सरल बोधगम्य संस्कृत का प्रयोग करना है, क्योंकि उसे अध्यापक चाहिए जो बच्चे तक आसानी से अपनी बात पहुंचा पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यांश, रघुवंश महाकाव्य,
प्रथम सर्ग 1 से 25 श्लोक, अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, प्रतिमा नाटक का तृतीय अंक, नीति शतक पूर्ण लगा हुआ है ना। भगवत गीता का द्वितीय अध्याय लगा हुआ है। ठीक है। सुखनासोपदेश प्रारंभ से लक्ष्मी वर्णन तक का प्रसंग, जैसा कि हमारे DSSB के सिलेबस में है, सेम वही है। शिवराज विजय प्रथम निश्वास लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे DSSB के सिलेबस से थोड़ा अलग है। कवि परिचय लगा हुआ है, कालिदास, भास, भभूति, माघ, शूद्रक, भारवी, श्रीहर्ष, भर्तहरि, है ना। एक बात याद रखिएगा, कालिदास है, भास है, भभूति है, माघ है, शूद्रक है, भारवी है, श्रीहर्ष है और भर्तहरि है। तो इनके बारे में आपको बेसिक बेसिक चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि जन्म स्थान, हालांकि कुछ कवियों का तो ऐसा है कि जन्म स्थान का पता ही नहीं है। काल के बारे में अब कालिदास हो गए तो चलो ये इनका ये गुप्ता पीरियड के हैं, है ना। भास हमारे क्या कहते हैं इनसे पहले के हैं, तो ऐसे थोड़ा बहुत अंदाजा, बट कुछ के बारे में तो जानकारी है ना हमारे पास, जैसे श्रीहर्ष है उनका पता है। भर्तहरि के रचनाओं के बारे में एकदम क्लैरिटी है कि इन्होंने त्रिश तक की रचना की हुई है ना। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान देना है कि जन्म परिचय, जन्म स्थान, कार्य क्षेत्र, इनकी रचनाएं और इनकी विदुषता, है ना। सबका अपना अपना, कालिदास का भारवी का अर्थ गौरव है, कालिदास का उपमा है ना। श्रीहर्ष का इसी प्रकार जिसका जिसका जो जो क्षेत्र रहा है उस क्षेत्र के बारे में हमें जरूर ध्यान देना है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, संस्कृत सुभाषित सूक्तियों का ज्ञान एवं प्रसिद्धीकरण। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारे जो ये लगे हुए हैं काव्यांश, है ना, हमारे इन काव्यांश से ही लेके पूछने वाले हैं वो। इसके अतिरिक्त इनसे संबंधित, कवियों से संबंधित सूक्तियां जो है वो अवश्य आपको जानकारी में होनी चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। छंद है अनुष्टुप, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, स्तब्धरा एवं शार्दूल विक्रीडित, है ना। ये जो है ये हमारे क्या कहते हैं DSSB के सिलेबस में लगे हैं और हम अगला पार्ट इन्हीं पे लाने वाले थे। कोई नहीं, फिलहाल अभी हमारे पास 10 दिन की रूपरेखा है KVS को लेके, तो हम उस पर फोकस करेंगे। अभी DSSB TGT का पेपर काफी दूर है। अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष एवं अर्थांतर न्यास। अच्छा, इसके बाद वैदिक साहित्य, चारों वेदों का सामान्य परिचय, ईशावास्योपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद। ठीक है, तो ये तो हमारा डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है जो हमें KVS ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया। अच्छा मित्रों, एक चीज विशेष ध्यान देने वाली बात है इसमें कि हमारे सामने अब जो हम देखने जा रहे हैं वो हमने 10 दिन की रूपरेखाओं को देखने जा रहे हैं। 10 दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं। समय, चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो इस चीज को कैसे कवर किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज सभी बच्चों के मन में कि कैसे इस चीज को कवर किया जाए। तो हमें शुरू करना है पहले दिन, सबसे पहले तो शब्द रूपों का अभ्यास करना है हमें, है ना। शब्द रूप, इकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इसके अलावा हलंतबाजी, है ना। इन सब पे फोकस करके हमें सबसे पहले दिन ये काम करना है कि जितने हमें दिए हुए, जैसे राम है, मति, नदी, हरि, गुरु, वधु, मधु, पितृ, मातृ, ग्वारी, गो, भगवत, जगत, आत्मन, पथिन, है ना, विद्वान, विद्वस, सर्व किम तत् एतत् इदम अस्मद युष्मद, इन सब चीजों को पहले सबसे पहले फोकस करना है। पहले दिन यही होना चाहिए। एक बारी क्या कीजिए, आप सबको एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट देखते रहिए, ये काम करते रहिए। आप चार्ट चार्ट में सबको लिख लीजिए। लिख नहीं सकते तो आपको कहीं ना कहीं PDF में मिल जाएगा। गूगल पे जाके आप सर्च कर लो सबको और उसका प्रिंट आउट निकलवा के सामने अपने, जहाँ पे भी आप तैयारी करने के लिए पर्पज से बैठते हो, अपनी टेबल के सामने पहले लगा लो। होता क्या है कि जब भी आपके सामने पहुंचेगा, सामने आपकी नजर वो चीज नजर में पड़ेगी, तो आप उस चीज को ऑटोमेटिक रिवाइज करेंगे, है ना। तो जितना बार बार पुनराभ्यास में आती रहेगी वो चीज, उतना अच्छे से आप उसे ग्रैप कर पाएंगे। ठीक है, फिर 5 शब्द रूप पूर्ण लिखित अभ्यास। मैंने बोला कि लिखने के लिए तो लिखना ज्यादा बेस्ट है, कारण जब आप लिखते हो ना तो आप छोटी-छोटी गलतियों को भी ध्यान देते हो, नोटिस करते हो। अच्छा, इस पेपर में डिस्क्रिप्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर की वजह से ये चीज़ काफ़ी काम की हो जाती है कि हमें यहाँ पे ऐसा करना है, वहाँ पे वैसा करना है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ठीक है? इसके अलावा अभ्यास करने के बाद आप हर एक मतलब शब्द रूप से MCQ सॉल्व कर सकते हैं। पुराने प्रीवियस ईयर पेपर पड़े होंगे या भाषा दक्षता के बहुत सारे पेपर होते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। हो सकेगा तो मैं आपको डेली के व्यूज़ में 10 दिन की रूपरेखा के दौरान मैं आपको डेली 25-50 जो भी जितने भी मेरे को बढ़िया प्रश्न प्राप्त होंगे, उन प्रश्नों को मैं करवाऊँगा। तो आप चाहें तो मेरे साथ भी उस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे दिन हमारी प्रायोरिटी में होनी चाहिए धातु रूप, है ना? पहला दिन शब्द रूप, दूसरा दिन धातु रूप। अच्छा, पहला दिन शब्द रूप इसलिए कि शब्द रूप में जब आप देखेंगे तो एक शब्द रूप को दूसरे शब्द रूप से आप घटा पाएँगे उसका
तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे, है ना। तुलनात्मक अध्ययन करने का परिणाम ये होगा कि जैसे आपने अकारांत किया फिर इकारांत किया, है ना। अकारांत करने पे आपको पता चलेगा कि इसमें और इकारांत आने पे ये परिवर्तन आ रहा है, इसके बाद ऋकारांत में ये परिवर्तन आ रहा है ना, उकारांत में ये परिवर्तन आ रहा है, तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। आप अगर सोचे कि आज मैं राम का पढ़ लेता हूँ, कल मैं हरि का पढ़ लूंगा, तो उसमें आप तुलना नहीं कर पाएंगे, और जो अध्ययन है हमारा वो तुलनात्मक अगर होगा तो बहुत बढ़िया से हम चीजों को कर पाएंगे। दूसरी चीज है हमारी, मैंने दूसरे दिन की रूपरेखा में हमारे धातु रूपों को हम शामिल करेंगे। धातु रूपों को भी हम उसी प्रकार करेंगे जो धातुएं लगी हुई है, पट पच भू क्री अहन दिव तन तुद रुध क्री चुर सेव लप, मतलब 10 घड़ी जो 10 की 10 घड़ियां हैं वो इसमें यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। और पंच लकारों में हमें देखना है तो इस चीज को, तो सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले आप क्या कहते हैं, एक पैसेज बना लीजिए कि आपने पट धातु को 5 लकार लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आपने भू धातु को 5 लकारों में लिख लिया, आपने क्री धातु को 5 लकारों में लिख लिया, आपने अध धातु को, द्यू धातु को, ऐसे ऐसे करके 5 के 5 लकारों में लिख लीजिए। नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अगर आपकी जानकारी में कोई बच्चा हो जो सीबीएसई से पढ़ा हुआ हो, जिसके पास सीबीएसई संस्कृत की बुक हो, आपको उस बुक के परिशिष्ट के भाग में पीछे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं अतिरेक नहीं कर रहा हूँ, आपको साधारण तरीके से बता रहा हूँ कि उसमें आपको आसानी से सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ, बच्चों के उसमें पाठ्यक्रम में ये सब चीजें शामिल है। 8वीं तक के बच्चों में ही आपको परिशिष्ट में सारी चीजें मिलने वाली है। फिर इसमें भी एमसीक्यू प्रैक्टिस हमें करते रहना है। इसके साथ हमें थोड़ी सी चीज ऐड ऑन करनी है, प्रत्यय अक्ता तुमुन लय, है ना। इन प्रत्ययों को हम ऐड ऑन कर लेंगे। तीसरे दिन हम देंगे अपने कारक विभक्ति और अव्यय को, ठीक है। कारक पे अच्छे से फोकस कीजिए, कारक के सूत्रों को सॉर्ट आउट कीजिए, जो मुख्य विशेष कार्य होते हैं हर एक कारक में, उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तीसरा दिन हमारा हो गया कारक विभक्ति और अव्यय का। चौथा दिन हम देंगे संधि को। चौथा दिन देना है हमें संधियों को। स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि हो गई, ज्यादा है नहीं। विसर्ग संधि में उत्व रत्व सत्व और लोप है, जसत्व है। व्यंजन संधि के अनुसार अनुस्वार संधि है और परसवर्ण, 3 संधियां। और स्वर संधि में हमारी दीर्घ वृद्धि आदि, ठीक है। ठीक है, इसमें अभ्यास आपको निरंतर करते रहना है। पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डेली 40 से 50 प्रश्नों के एमसीक्यू सॉल्व कराऊं, ताकि आपका रिवीजन बना रहे। तो लगभग 10 दिन हम इन चीजों को फॉलो करेंगे। क्षमा चाहूंगा। 5वें दिन हम देंगे समास, प्रत्यय और उपसर्ग, है ना। प्रत्यय कंसिस्टेंटली साथ चल रहा है। एक दिन पहले अभी कुछ प्रत्यय हमने पहले किए थे, अब बाकी चीजों पे फोकस करते हैं। तो समास, 5 समासों को हम देख लेंगे। इसके अलावा प्रत्यय अक्त्वा तुमुन ल्यप अक्त्वतु अनीय तब्य तब्यत, है ना, त्वा तल मतु, इन सबको अच्छे से देख लेंगे। फिर कार्य, इसमें भी कार्य करने के लिए हम थोड़ा सा बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब कुछ समास विग्रहों को ऐड करेंगे और कुछ प्रत्ययों को ऐड करेंगे, ठीक है। छठा दिन देंगे हम अपने काव्य को, है ना, रघुवंशम भगवद गीता। ये मैंने इस हिसाब से बनाया है कि रघुवंशम के आप 1 से 25 श्लोक हैं, और भगवद गीता भी दूसरा अध्याय बहुत छोटा सा है, आप चाहे तो आधा घंटा 1 घंटा में अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। सर फोकस किस चीज पे होना चाहिए आपका, खासकर अभिज्ञान शाकुंतल, सॉरी, रघुवंशम को लेके, कि प्रसंग आपको ध्यान से देखना है, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है ना, व्याकरणिक कार्य इसमें क्या हुए, इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 20 एमसीक्यू और 5 व्याख्या, इस पे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एमसीक्यू तो आप सॉल्व कर ही रहे हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आप सॉल्व कीजिएगा। भगवत गीता से भी आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस कीजिएगा, और रघुवंशम से भी आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हमारा है 7वां दिन, अभिज्ञान शाकुंतलम और प्रतिमा नाटक, इन 2 चीजों को, है ना, जिसमें कथानक क्रम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाटक है दोनों, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम भी नाटक है और प्रतिमा नाटक भी नाटक है, एक में श्रृंगार है और एक में करुण है। तो इस चीज पे ध्यान देना है, कथानक क्रम को देखना है, पात्र परिचय, पात्रों के चरित्र और पात्र परिचय को देखना है। उसमें जो आपके व्याख्या बन सकती है, जब मैंने बोला ना, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास से प्रश्न उठा सकता है और प्रतिमा नाटक में भास से प्रश्न उठा सकता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर 8वां दिन देंगे हम नीति, छंद और अलंकार को। नीति हमारे पास, चूंकि नीति शतक लगा हुआ है ना, तो नीति शतक को हम पूरा देख लेना है अच्छे से। अनुष्टुप छंद है, उपजाति वंशस्थ वसंत तलिका मालिनी स्त्रधरा शार्दूल विक्रीडति, ठीक है। इनके लक्षण क्या हैं,
घटाया कैसे गया है। और जिस लक्षण ग्रंथ में मैं एक सलाह दे रहा हूँ, जिस लक्षण ग्रंथ से आपको ये बताया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कृपया उसी लक्षण ग्रंथ के उदाहरण को अच्छे से देखें। कई बार ऐसा होता है कि वो उदाहरण एज इट इज आपके सामने होता है। ठीक है। अलंकार के लिए भी मैं प्रेफर करता हूँ काव्य प्रकाश। आप काव्य प्रकाश से अलंकार पढ़िए, सारे अलंकारों को अच्छे से देखिए। हाँ, लोग बोलेंगे साहित्य दर्पण, मैं साहित्य दर्पण की जगह काव्य प्रकाश बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने जो अभी तक नोटिस की है चीजें, नो डाउट साहित्य दर्पण में काव्य प्रकाश का काफी खंडन है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो साहित्य दर्पण से ज्यादा काव्य प्रकाश सरल है समझने में बच्चे के लिए। साथ में उसके उदाहरण जस के तस आ जाते हैं। ठीक है। और कल को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप ये बोल तो पाओगे ना कि हमने काव्य प्रकाश नामक बुक से पढ़ी है, मम्मट की बुक है भैया, उन्होंने तो शास्त्र के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, तो उन्हीं की बुक से हमने पढ़ा है और उनकी बुक में ये एग्जाम्पल के रूप में रखा हुआ है। ठीक है। तो अलंकार पहचान और छंदों की पहचान, ये हमारे अभ्यास कार्य के अंतर्गत होगा। अच्छा, 9वें दिन मैंने जैसे कि पहले बताया गद्य एवं कवि परिचय। गद्य आपका सुखना उपदेश है, शिवराज विजय है। ठीक है। 2 गद्य लगे हुए हैं, शिवराज विजय और सुखना उपदेश, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर कवि परिचय भी साथ में देखना है, कालिदास, भास, भवभूति, माघ, शूद्रक, भारवी, श्रीहर्ष और भर्तृहरि। ठीक है। फिर इसमें क्या है ना, गद्यों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अपठित गद्य जरूरी नहीं है कि यहीं से पूछे जाए, है ना, अपठित बोला हुआ है तो जहां तक मेरा अनुभव कहता है, या जहां तक अब तक जो मैंने देखा है, क्योंकि 2016 से पहले जो केवीएस पेपर लेता था उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। उन पेपर्स में केवीएस क्या कहते हैं, जो सीबीएसई की बुक्स होती थी उनको रखता था। तो आप सीबीएसई की बुक्स अगर आपके, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपका सीबीएसई का बुक है छठी से लेके 10वीं तक का भी, तो एक बार आप अवश्य जरूर उन पे नजर मार लीजिएगा। आपके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है। हालांकि इतना कम समय है तो कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या ही कर सकते हैं, सब आपके लिए कम समय है तो सारे अभ्यर्थियों के लिए कम समय है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी ने आपका टेस्ट लिया हो, आपके मार्क्स कम आए हो, तो आपको बोल दिया गया हो कि आप तैयारी करना, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने आपको डिमोरलाइज करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर वे में पढ़ाई करते रहिए, प्रॉपर वे में तैयारी करते रहिए। ठीक है। 10वां दिन हमारे संपूर्ण पुनरावृत्ति के लिए हम रखेंगे। हमने 9 दिनों में जो भी पढ़ा उसको हम 10वें दिन एनालाइज करेंगे। ठीक है। उससे क्या होगा, सबसे पहले हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने के बाद हमें विश्लेषण करना है कि उसमें हमें कमी कहाँ रही है, किस किस पोर्शन में हम अभी भी चूक रहे हैं। उस पोर्शन को हम थोड़ा सा आगे, जो हमारे पास नेक्स्ट 10 डेज बचेंगे उनमें हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है। लगातार लास्ट के 5 दिनों में आपको ये चीजें करनी ही करनी है कि आपको चुपचाप एमसीक्यू सॉल्व करना है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी रोज करनी है, उसमें आपको आधा घंटा देना है। ठीक है। हालांकि इन 10 दिनों के दौरान आपका ये होना चाहिए कि डेली का जो स्टडी पैटर्न रहे आपका, ये सबसे बेस्ट है कि आप 2 घंटे दो नया सब्जेक्ट को, मतलब आप जो नया अचीव करने वाले, चूंकि अब अभी आप सभी रिवीजन मोड में हो, आप जितने भी हो, जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हो टीयर 2 में, सबके सब आप रिवीजन मोड में हो। तो आप सबसे पहले क्या करो कि 2 घंटे लग के अपने रिवीजन को दो। ठीक है। तो नया विषय ग्रैब करो, 1 घंटे उस विषय पे, जो टॉपिक आपने अभी ग्रैब किया 2 घंटे, 1 घंटे उसको लिखो, कुछ भी लिखो अपने मन से। कुछ, अरे यार आप अध्यापक बनने वाले हो तो इतना तो आपके अंदर आ ही गया होगा कि हमें क्या क्वेश्चन बनाना है, या हम बच्चे से अगर कोई कार्य देंगे, कार्य योजना देंगे बच्चे को कि बेटा ये करके लाना है घर से आपको, तो वो होमवर्क आप अपने आप को खुद को देखिए, प्रैक्टिस करो। इसके अलावा 1 घंटे एमसीक्यू को दे दो, है ना। जो भी एमसीक्यू अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ, या आपके पास बेहतर विकल्प हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे ट्यूटर्स भी हैं और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको 1 घंटा दो एमसीक्यू को, और 30 मिनट्स आप जो भी पढ़ा है, जो भी आपने एनालाइज किया, उसको कम से कम पुनरावृत्ति में डालो। तो लगभग ये 4 से 4.5 घंटे आपको अपने आप को देने की जरूरत है। आशा करता हूँ कि आपको यह स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर आप जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं। पुनः धन्यवाद।